हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक जैसे आपको दिख रहा है, इट इज़ प्लांट किंगडम। ठीक है, एनसीईआरटी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लांट किंगडम। ना प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले हम वापस प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने जो फाइनल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो थी R.H. विटेकर की, जो उन्होंने 1969 में दी थी, जिनमें ऑर्गेनिजम्स 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड थे। वो था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में आ रहे थे आपके सभी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिसको हमने पूरा इन तीनों किंगडम्स की हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम एंड इन द अपकमिंग लेसन्स, अपकमिंग लेक्चर्स डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक अप विद एनिमेलिया ऑल्सो। बट ये जो आपके 3-4 लेक्चर्स हैं, दीज विल बी फॉर प्लांट किंगडम। सो आज हमारा प्लांट किंगडम का दिस इज योर लेक्चर 1. Now in plant kingdom, this plant kingdom is further divided into these 5 groups, that is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. एक एक करके हम इन सभी ग्रुप्स की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इससे डिटेल पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन विच वी आर गोइंग टू टेक अप बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग विद एल्गी। अब ये जो प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, ये कैसे इन्वॉल्व हुआ, इसमें एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। वापस से चलते हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, मतलब हमारे बहुत सारे सिस्टम्स रहे हैं क्लासिफिकेशन में, जिनमें कि सबसे पहले हम करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम ज़्यादातर हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता था, या उसमें ज़्यादा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंसिडर होते थे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में नंबर ऑफ एंड्रोशियम, किसी फ्लावर में कितने एंड्रोशियम्स है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंड्रोशियम हमारे प्लांट्स के फ्लावर्स को क्लासीफाई करा गया। दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय लिनियस। ठीक है, अब इस सिस्टम का ये ड्रॉबैक था कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया। ये प्रॉब्लम क्यों रहा, कि ये डिसएडवांटेज क्यों था, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं दे आर एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट्स, और इनमें कोई ना कोई चेंज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ जाता है, जिससे कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस मतलब खराब हो जाता है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। तो हम ये बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम वाज नॉट गुड। ठीक है, इसके बाद आपका नेचुरल सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसमें बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, मतलब कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के कितना क्लोज है, वो सिस्टम हमने देखा और उसको हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। इसमें हमारे एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स को लेकर के बात हुई, जैसे आपके स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, फोटोकेमिस्ट्री, ये सब थे आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो अभी थोड़ा प्रेजेंट सिस्टम में हमको जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये एवोल्यूशनरी बेस्ड रिलेशनशिप है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन के हिसाब से कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। मतलब जैसे अगर हम एवोल्यूशनरी ट्री देखें तो उसमें हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म और दो अगर ऑर्गेनिज्म को हम कंपेयर करते हैं और उनके कॉमन एंसेस्टर्स को अगर हम देखते चले जाते हैं, ठीक है, मीन्स अगर एक ये ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म आपका बी है, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर मान लीजिए हो गया एक्स।
इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया C और दूसरा ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया D। इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स मान लीजिए है Y, ठीक है। तो X एंड Y दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, जबकि C D आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसी तरीके से A एंड B आर क्लोजली रिलेटेड एंड B एंड C आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। मतलब ये वाला ग्रुप तो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, ये ग्रुप भी आपस में क्लोजली रिलेटेड है, पर इस ग्रुप और इस ग्रुप में कोई खास हमको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा। तो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कि किसका कौन सा कॉमन एंसेस्टर है, उनको हमने इकट्ठा एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इसको करने के। जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने क्या किया, हर कैरेक्टर को कोई नंबर या कोड दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ब्लू आइज़ को हमने नंबर 1 दे दिया, रेड आइज़ को हमने नंबर 5 दे दिया, टॉलनेस को हमने 6 नंबर दे दिया। ऐसे हमने हर कैरेक्टर्स को कुछ नंबर्स दे दिए। अब वो कैरेक्टर हमने एक ऑर्गेनिज्म में देखे और उसको हमने नंबर देने स्टार्ट करे कि ठीक है, इसकी रेड आई है तो रेड आई के लिए इसको 1, लॉन्ग है लॉन्ग आई के लिए इसको 8। तो ऐसे करके हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को नंबर देने शुरू करे उनके कैरेक्टर्स के बेसिस में, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड फीड करके इनके डाटा को एनालिसिस करा गया और इनको ग्रुपिंग करा गया। देन है साइटोटेक्सोनॉमी, जो कि कैरियोटेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर पर बेस्ड आपकी क्लासिफिकेशन का बेसिस है। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है साइटोटेक्सोनॉमी में? क्रोमोसोम नंबर। कीमोटेक्सोनॉमी वेरी सिंपल कि किसी ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसको हम देखते हैं कीमोटेक्सोनॉमी में। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, जहाँ से आपके मेनली क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जो मेन हमारा क्लासिफिकेशन के स्टेप्स हैं वहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टडी अबाउट एल्गी। नाउ एल्गी ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। एल्गी क्या है? एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग मीन्स दे आर ग्रीन इन कलर। सबसे सिंपल है और इनका स्ट्रक्चर क्या है? थाइलॉइड स्ट्रक्चर है। थाइलॉइड स्ट्रक्चर मतलब एक थैलस जैसा, मतलब फाइबर्स के फ्रैगमेंट्स हैं और अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं ये ज़्यादातर, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वह थाइलॉइड है। अब इसी तरीके से हम जैसे हमने प्रीवियस लेसन्स में हेडिंग्स करी थी, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, उन्हीं हेडिंग्स के अंदर ही हम कोशिश करेंगे सभी की क्लासिफिकेशन को पढ़ें, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ एन एल्गी? मोस्टली एल्गीज दे आर एक्वेटिक इन नेचर। अब एक्वेटिक होना मतलब पानी में होना। कैसा पानी हो सकता है? यू कैन फाइंड एल्गी इन फ्रेश वाटर, यू कैन ऑल्सो फाइंड एल्गी इन मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी आपको, फ्लोइंग वाटर में भी एल्गी मिल सकता है, और स्टैगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में भी आपको एल्गी मिल सकता है। इसी तरीके से जो मरीन वाटर है, यानी कि जैसे गहरे समुद्र हैं, वहाँ पर भी आपको एल्गी देखने को मिलता है। और ब्रैकिश वाटर कौन सा वाटर होता है? जहाँ पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आपका मिल रहा है, जहाँ पर फ्रेश नदी आ रही है और आगे से आपका ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ जहाँ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिलता है वहाँ पर एस्टैच्यूरीज फॉर्म होती हैं, और इस वाटर को हम, जहाँ फ्रेश और मरीन वाटर के मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो यस, एल्गीज आर प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर ऑल्सो। अब पानी के अलावा मेनली तो एक्वेटिक है, इसके अलावा ये आपको और कहाँ मिलते हैं? अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं कुछ एल्गी के, यानी कि ये तो नॉर्मल है, यहाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट इनके अलावा एल्गी हैज़ सम अनयूजुअल हैबिटेट्स। जैसे आपको मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर एल्गी मिल जाएगा, मॉइस्ट सॉइल पर आपको एल्गी मिल जाएगा, वुड्स के ऊपर आपको एल्गी मिल जाएगा, इवन कि एल्गी
फंगस के साथ एक एसोसिएशन बनाकर रहता है, उसको हम लाइकन बोलते हैं। तो लाइकन में भी एल्गी होता है। और एक एनिमल का नाम आता है यहाँ पर, स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर सबसे लेजीएस्ट एनिमल माना जाता है। जैसे आप इंग्लिश के प्रोवर्ब्स भी करते हैं, एज लेजी एज अ स्लॉथ। ये इतना लेजी है कि वो हिलता भी नहीं है अपनी जगह से, इसी उसकी स्टैग्नेंसी के चक्कर में कि वो पड़ा रहता है एक तरफ, उसके ऊपर एल्गी भी ग्रो कर जाती है। तो एल्गी का एक अनयूजुअल हैबिटेट है स्लॉथ बियर। ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर। कैसे दिखती है एल्गी, क्या उसका स्ट्रक्चर है, एक एक करके हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, थायलॉइड है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं। अब स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो देखने से हमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, दूसरा हम उसके सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तो हम ज़्यादातर साइज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइज़ इनका कितना है। दे आर माइक्रोस्कोपिक टू मैसिव प्लांट्स, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से लेकर बहुत बड़े बड़े 100 मीटर्स की लेंथ तक के जो प्लांट्स हैं वो एल्गी के अंदर हो सकते हैं। और जो ये मैसिव प्लांट्स का आपका एग्जांपल है दैट इज़ केल्प। केल्प इज़ अ मैसिव एल्गी। ठीक है, अब ये तो हमने साइज़ देखा, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात करते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी मल्टी सेल्युलर ऑल्सो। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने हुए। अब एक सेल से बने हुए जो एल्गी हैं आपके, उनमें जो मोस्ट कॉमन एल्गी है दैट इज़ क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का फ्लैजिलेटेड एल्गी है, क्लोरेला के ऊपर फ्लैजिला नहीं है, ये यूनिसेल्युलर है। जो वॉल्वॉक्स है वैसे तो वो यूनिसेल्युलर है, एक सेल का एक वॉल्वॉक्स, बट दे फॉर्म एन एग्रीगेशन and they prefer to live in a colony. तो unicellular may be unicellular or they can be colonial also. अब बात करते हैं multicellular की। Multicellular is the most common structure which is seen in algae and multicellular में इनका जो structure है that is filamentous in nature. Filaments लंबे लंबे धागे फॉर्म होते हैं। तो algae का mostly structure is फिलामेंटस। नाउ अब हम बात करते हैं एल्गी के सेल के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एल्गी का अगर हम बेसिक सेल देखें तो इसके अंदर तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऊपर से इट इज़ कवर्ड विद द सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में बाहर की साइड, ठीक है, कुछ केमिकल्स लगे हुए होते हैं और ये केमिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एल्गी के लिए, क्योंकि ये एल्गी के लिए वाटर को होल्ड करके रखते हैं कि इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से ये ख़राब ना हो जाए, एल्गी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इनके आउटर स्ट्रक्चर पर वाटर लगा रहता है जिससे कि ड्राइंग से ये सेल को बचाता है। अब इनके कॉम्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने, क्योंकि इनके कॉम्पोजिशन के बेस्ड पर ही इनके अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी। तो सेल वॉल का बेसिक कॉम्पोजिशन तो है सेल्यूलोज। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन जो ये केमिकल है, जो इसके बाहर केमिकल प्रेजेंट है, अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह का केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में अब सेल्यूलोज है और साथ में जो ये केमिकल है दैट इज़ पेक्टिन। ब्राउन एल्गी में अगेन सेल्यूलोज है और जो इसका केमिकल है दैट इज़ एल्जिन। और रेड एल्गी में सेल्यूलोज है और इसका जो केमिकल प्रेजेंट है दैट इज़ काराजिन। तो सेल्यूलोज इज़ कॉमन इन ऑल। सेल्यूलोज इज़ द material which is used for make this cell wall. Also we have these chemicals present on the cell wall on the outer side of the cell.
सेल की बाहर की साइड पर एक और केमिकल प्रेजेंट होता है जो हर एल्गी में अलग होता है और उसकी प्रेजेंस से ही एल्गी का नेम डिसाइड होता है। अगर पेक्टिन है तो ग्रीन एल्गी, एल्जिन है तो ब्राउन एल्गी, काराजिन है तो रेड एल्गी। नाउ दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नाउ सेल को अगर हम देख ही रहे हैं तो हम उसके फ्लैजिला को भी देख लेते हैं। सेल के ऊपर लगे हुए हैं फ्लैजिला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये सेल की मूवमेंट में मदद करते हैं और सेल को मोटाइल बनाते हैं। जो सेल मूव कर पाते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं कि वो सेल्स जो हैं वो मोटाइल हैं। ये फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विद 9+2 अरेंजमेंट। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है, ये जिन बच्चों ने मेरे साथ सेल लेसन पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से इस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ गोइंग टू टेक एंटायर 1 लेक्चर टू एक्सप्लेन दिस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन सेल। तो वहाँ से आपको 9+2 अरेंजमेंट का क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद करते हुए आगे बढ़ जाइए। वेन एवर यू विल रीच लेसन सेल आप तब देख लीजिए, नहीं तो इस लेक्चर के बाद भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ 9+2 अरेंजमेंट। नाउ फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विद 9+2 अरेंजमेंट। फ्लैजिला डेवलप्ड स्टेज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला आपके ज़ूस्पोर स्टेज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला आपके गैमीट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके की एल्गी में किस तरीके के फ्लैजिला हैं। ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिला हैं दे आर एपिकल, मीन्स प्रेजेंट ऑन दिस एपिक्स, ऊपर की तरफ लगे हुए हैं एपिकल, एंड दे आर 2 to 8 इन नंबर्स। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, till 8 दे कैन बी ऑफ एनी नंबर एंड ऑल दीज आर इक्वल। ठीक है, ये सभी फ्लैजिला क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्राउन एल्गी जिसमें फ्लैजिला जो है वो लेटरल है। लेटरल मतलब होता है बॉडी के साइड्स पर। ठीक है, तो एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, एंड दीज फ्लैजिला आर अनइक्वल इन लेंथ। कोई छोटा हो सकता है और कोई बड़ा। रेड एल्गी बिल्कुल बादशाह, हम तो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, सेट होके बैठेंगे। रेड है, राजा है, हमें क्या ज़रूरत है मूव करने की। ये सोच के आप याद रख सकते हैं कि रेड एल्गी के पास कोई फ्लैजिला नहीं है, दे आर नॉन मोटाइल, है ना। रेड एल्गी राजा, कोई ज़रूरत नहीं है हमको कहीं आने जाने की, हमारे पास सब आएंगे तो हम कहीं नहीं चल के जाएंगे। ग्रीन एल्गी बेचारा सबके लिए काम कर रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे फ्लैजिला लिए हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी काम करे। 2 से 8 फ्लैजिला लिए हुए, और सारे फ्लैजिला भी ये नहीं कि बॉडी में डेकोरेट करके लगाए हुए हैं, एक ही साथ सारे इकट्ठे एक ही जगह पे लगा दिए। ब्राउन एल्गी थोड़ा सा स्टाइलिश, फैशनेबल, एक बड़ा फ्लैजिला एक छोटा फ्लैजिला, और दोनों साइड्स पर ब्यूटीफाई करके लगाए हुए हैं, एक बेल्ट की तरह पहने हुए हैं। ठीक है, ब्राउन बेल्ट टाइप्स, 2 लेटरल फ्लैजिला, रेड किंग नो फ्लैजिला, ग्रीन वर्कर सो मेनी फ्लैजिलास। आई होप यहाँ से आपको इसको याद करने में हेल्प रहेगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स में जो पिगमेंट है, हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है। अब इसमें क्योंकि देखो कलर ही अलग है, एक ग्रीन एल्गी है, एक ब्राउन एल्गी है, एक रेड एल्गी है, तो अब जैसे हम बोलते हैं कि पत्तियां हरी क्यों हैं, तो आपने बचपन से याद किया लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन एल्गी है उसके पास अलग तरीके के पिगमेंट है, ब्राउन एल्गी के पास अलग तरीके के पिगमेंट है, रेड एल्गी के पास अलग तरीके के पिगमेंट है, और हमको ये याद रखने हैं। ग्रीन एल्गी के पास जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी,
ब्राउन एल्गी के पास जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, सी एंड एक और पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन। रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल ए, डी एंड एक और पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो ये आपको पिगमेंट्स लर्न करने हैं। ग्रीन कलर क्लोरोफिल है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए इज कॉमन टू ऑल। क्लोरोफिल ए तो तीनों में है और यहाँ पर सीक्वेंस है। अगर हम इसको याद रखते हैं ग्रीन ब्राउन रेड तो BCD ये सीक्वेंस में है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है BCD, ग्रीन ब्राउन रेड। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे आ सकते हैं वर्कर और उसके ऊपर ये एक मिनिस्टर जिसने बेल्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर राजा। तो ग्रीन ब्राउन रेड BCD। ब्राउन के पास फ्यूकोजैंथिन और रेड के पास फाइकोएरिथ्रिन। ना एरिथ्रिन वर्ड से आपको याद रहेगा कि यह रेड कलर का पिगमेंट है। तो ये पिगमेंट्स जो हैं वो हर एल्गी में अलग हैं और इस पर अक्सर क्वेश्चंस रहते हैं एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। नाउ स्टोरेज। एल्गी अपना फूड्स जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं उनको स्टोर कैसे करते हैं। ग्रीन एल्गी तो हायर ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ब्राउन एल्गी अपना खाना लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च इनके फॉर्म में अपना खाना स्टोर करता है। ठीक है, लेमिनेरियन की फॉर्म में या मैनिटोल स्टार्च की फॉर्म में। रेड एल्गी अपना खाना स्टोर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, तब आप ये सारे पॉइंट्स ही कवर करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ वेरी सिंपल टू लर्न क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट हैं, ग्रीन कलर के हैं, अपना खाना बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देते हैं। तो दिस इज़ सिंपल। ना रिप्रोडक्शन में बहुत सारे अभी आपको न्यू वर्ड्स से एनकाउंटर होंगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लिसनिंग दीज वर्ड्स so that you can retain them for a longer time. Now, reproduction, all the three types of reproduction is seen: vegetative, asexual and sexual. All the three type of reproductions you can see in algae. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कैसे? एक एल्गी टूटी और बहुत सारे नए एल्गीज बन गए। ठीक है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में स्पायरोगायरा के बारे में पढ़ा है कि स्पायरोगायरा फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होती है। ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, एक फिलामेंट के एक सेगमेंट के अंदर आपको बहुत सारे सेल्स डिवीजन देखने को मिलेगा। इन सेल्स के डिवाइड होने से बन जाते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जब इस थैलस के जो ये फिलामेंट है इससे निकलते हैं तब ये स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं एक नए फिलामेंट में। ठीक है, यहाँ पर बने बहुत सारे सेल्स जो स्पोर्स बन करके बाहर आए, स्पोर्स ने जर्मिनेट करा और फिलामेंट बना दिया। दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्म। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि ये स्पोर्स जो हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नाउ दीज स्पोर्स कैन बी, दे आर यूनिसेल्युलर। वैसे तो ये यूनिसेल्युलर हैं बट दे कैन बी विद फ्लैजिला एंड विदाउट फ्लैजिला। ठीक है, विद फ्लैजिला, अगर स्पोर्स में विद फ्लैजिला होते हैं तो वो मूव कर पाते हैं और उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। जो मूव करने वाले स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। याद कैसे रखा जाएगा? जू एनिमल के लिए यूज़ होता है और एनिमल मूव कर सकते हैं, तो वो स्पोर्स जो मूव कर सकते हैं जिनके पास फ्लैजिला है दे आर कॉल्ड एज जू स्पोर्स। और वो स्पोर्स जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, जैसे रेड एल्गी के स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं है, सो दीज स्पोर्स, दीज एसेक्सुअल स्पोर्स विदाउट फ्लैजिला आर कॉल्ड एज अप्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के फ्यूजन से होती है।
ठीक है, गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब ये गैमीट्स कैसे हो सकते हैं, किस में कैसा गैमीट देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। गैमीट्स कैन बी आइसोगैमीट्स, गैमीट्स कैन बी एनआइसोगैमस एंड गैमीट्स कैन बी oogamous। अब आइसो मीन्स सेम, मतलब जो मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगे दे आर सेम इन स्ट्रक्चर। जैसे आप ये क्लेमाइडोमोनास के गैमीट्स देख रहे हैं, इनमें फ्लैजिला है दोनों में, दोनों सिमिलर इन साइज हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम इनको बोलते हैं आइसोगैमीट्स। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना स्पोर्स में और गैमीट्स में, ठीक है। स्पोर्स आपके एसेक्सुअल स्पोर्स हमने पढ़े हैं, जू स्पोर्स एंड प्लानोस्पोर्स, और गैमीट्स वो हैं जो आपके फ्यूजन करके जाइगोट बना रहे हैं एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गैमीट्स के अलग अलग फॉर्म। आइसोगैमीट्स वो गैमीट्स होते हैं जो सिमिलर इन साइज होते हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एग्जैक्टली सेम होते हैं। फ्लैजिला है तो दोनों में है, साइज़ है तो दोनों का साइज़ सेम है, और ये हमको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन सेम इन साइज हैं, ये भी आपके आइसोगैमीट्स हैं। आइसो मीन्स सेम, अब फ्लैजिला है तो दोनों में है, नहीं है तो दोनों में नहीं है। एन आइसोगैमस, एन वर्ड लग जाता है या ए वर्ड लग जाता है तो हम बोलते हैं कि वो विदाउट हो गया, ठीक है। आइसोगैमस में सेम साइज थे, एन आइसोगैमस में डिसिमिलर इन साइज। अभी हमने, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ भी। कुछ स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास के फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस हैं, कुछ स्पीशीज़ क्लेमाइडोमोनास के डिसिमिलर एन आइसोगैमस है। अब एन आइसोगैमस में, अब क्लेमाइडोमोनास के पास फ्लैजिला तो है, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया, चाहे वो एन आइसोगैमस हो रहा है चाहे वो आइसोगैमस हो रहा है। अब एन आइसोगैमस में दोनों के पास फ्लैजिला है, बट दे आर डिफरेंट इन साइज। You can see that one gamete is bigger than the other. अब oogamous जैसे आप इसको ओवम से याद रख सकते हैं कि जैसे ह्यूमन में ओवम बड़ा होता है और स्पर्म छोटा होता है, ऐसे ही oogamous में एक आपका लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट बनाएगा और दूसरा स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होगा, ठीक है। ये लार्ज है, नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता है, मूव नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट है। दूसरा जो गैमेट है वो स्मॉल है, मोटाइल मीन्स कैन मूव, एंड वी कॉल इट एज मेल गैमेट। oogamous हमको कौन सी एल्गी में देखने को मिलता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये फोटोसिंथेटिक हैं, हमारे लिए 50% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम है वो एल्गी का है। सी दे आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। दूसरा, वाटर में जो हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो बढ़ती है, एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए उनको प्रोवाइड करने का काम भी एल्गी का है, क्योंकि एल्गी वाटर में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो बाय प्रोडक्ट से ऑक्सीजन बनाएगा जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस के बाद इट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ फूड चेन। फूड प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से ही फूड चेन स्टार्ट होती है, तो एल्गी इज़ अ पार्ट ऑफ फूड चेन। अब कुछ एल्गीज हम डायरेक्टली कंज्यूम भी कर लेते हैं, जैसे लेमिनेरिया, सरगैसम, और ये तो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेरीन एल्गी में से 70 स्पीशीज़ जो हमें नॉन 70 स्पीशीज़ हैं वो हम सब खा लेते हैं, ठीक है। 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी दे आर एडिबल। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, हाइड्रोकोलाइड। जो एल्गी है वो हाइड्रोकोलाइड बनाते हैं। अब ये हाइड्रोकोलाइड क्या है, हाइड्रोकोलाइड है हमारे वाटर होल्डिंग केमिकल्स जो हमको एल्जिन या काराजिन, ये जो एल्जिन और काराजिन है
ये हाइड्रोकोलाइड हैं जो हमको ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से मिलते हैं। अब जैसे अगर हमें किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है लंबे समय के लिए बहुत दूर तक, और हम चाहते हैं कि हम उसको पानी में रख के लेके जाएं, मतलब हम उसको पानी में डिप नहीं कर रहे हैं, बट वी वांट टू कीप इट मॉइस्ट, हाइड्रेटेड, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोकोलाइड में उसको पैक करके तब हम उसके ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो ये जो हाइड्रोकोलाइड है ये हमको ब्राउन एल्गी एल्जिन और रेड एल्गी काराजिन से मिलता है। अगार बनाने का काम भी एल्गी का है। अब अगार क्या है? अगार वो सब्सटेंस है, जब आप कुछ बायो लेकर के आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें आपको अगार की ज़रूरत पड़ेगी। अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है, और ये आइसक्रीम्स और जेलीज़ में भी डलता है। जो आप आइसक्रीम्स एंड जेली बड़े रेलिश करके खाते हैं उनके अंदर अगार एल्गी प्रेजेंट होता है। और ये मिलता कहाँ से हमको? ये मिलता है जिलेडियम से और ग्रेसिलेसेरिया से, ठीक है। अब आगे इसके और स्कोप को हम डेवलप कर रहे हैं एल्गी के, और ये हमने पाया कि कुछ एल्गीज जैसे क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ये 2 एल्गी हैं जो हम दे सकते हैं स्पेस ट्रैवलर्स को एज फूड सप्लीमेंट। नाउ दिस फील्ड इज स्टिल अंडर डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च कि किस तरीके के फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्पेस ट्रैवलर्स को दिए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कवरी में 2 मेन आपकी बुक्स में दे रखे हैं, दैट आर क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। तो यहाँ तक हमने इस लेसन में एल्गी का एक बेसिक कंसेप्ट समझा कि एल्गी क्या होते हैं और क्या उनका बेसिक फीचर्स रहते हैं। तो जस्ट गिविंग यू अनदर लुक एट इट। ये क्लासिफिकेशन के बाद एल्गी, उसका हैबिटेट पढ़ा, जो मेरीन है, स्ट्रक्चर पढ़ा जो थायलॉइड है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। फिर हमने उसके सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। सेल के स्ट्रक्चर में हमने सेल वॉल और उसमें प्रेजेंट एक केमिकल के बारे में पढ़ा जो अलग अलग एल्गी में अलग अलग है। फिर हमने सेल में फ्लैजिला की प्रेजेंस की बात करी। हमने पिगमेंट्स की बात करी कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं कौन सी एल्गी में। फिर हमने स्टोरेज की बात करी, जो फूड स्टोर है, कौन सी एल्गी किस तरह का फूड स्टोर करती है। फिर हमने न्यूट्रिशन की बात करी एंड फाइनली रिप्रोडक्शन के बाद हमने बात करी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। नाउ दिस वाज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अब हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द 3 एल्गीज। एल्गी को फर्दर क्लासीफाई करा गया है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब इनको हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी। अब ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में, एंटायर बुक में इधर उधर फैले हुए थे, वो भी यहाँ पर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं सो दैट यू गेट ए कंप्लीट आइडिया अबाउट ग्रीन एल्गी। सो दिस इज क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, कारा, क्लैडोफोरा एंड यूडोर्निया। ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्गीज हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। दो बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑफ योर नीट एग्ज़ाम्स तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस कई तरीके से आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, या कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सो यू शुड नो अबाउट द एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि मुश्किल हो गया एग्जाम्पल्स लर्न करना, तो आई हैव मेड अ ट्रिक फॉर यू, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, नाउ इसमें हम ट्रिक में अगर देखें तो कैलेडोफोरा उल्लू है भाई, कैलेडोफोरा। क्लेमाइडोमोनास स्पायरो के साथ, स्पैरो बर्ड है ना, एक उल्लू और एक बर्ड। कौन सा उल्लू?
क्लैडोफोरा उल्लू और क्लेमाइडो स्पैरो। ये क्या कर रहे हैं? क्लैडोफोरा उल्लू क्लेमाइडो स्पैरो के साथ चोला पहनकर वॉल्वो पर चारा खा रहा है। यहाँ पर ये जो ट्रिक्स बनाने का विच इज़ माई पर्सनल मोटिव इज़ कि मोस्टली आप पूरे नाम या कुछ मतलब एक फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अलावा थोड़ा लंबा नाम लेकर अगर लर्न करते हैं तो आपको जल्दी लर्न हो जाता है और ज़्यादा समय तक रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेकर के एक मिनोनिमिक्स बना लेते हैं जिससे कि लर्न कि आपकी जो है मतलब वो आपको ट्रिक वाला वर्ड तो याद आ जाता है बट उससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल है वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साथ में ही सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। क्लैडोफोरा उल्लू क्लेमाइडो स्पायरो के साथ चोला पहनकर वॉल्वो पर चारा खा रहा है, ठीक है। तो क्लैडोफोरा से तो क्लैडोफोरा आ गया। यूलो इज़ फॉर यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडो इज़ फॉर क्लेमाइडोमोनास, स्पैरो, यहाँ बोल मैं स्पैरो रही हूँ बट लिखा मैंने स्पायरो है, तो स्पायरो इज़ फॉर स्पायरोगायरा, चोला, क्लोरेला, वॉल्वो सिंपली वॉल्वो, चारा कारा, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये एग्जाम्पल्स कवर अप हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। ना हैबिटेट, ग्रीन एल्गी का हैबिटेट भी जैसे हमने पढ़ा कि एल्गीज आर मोस्टली एक्वेटिक, तो ये भी एक्वेटिक है और ये भी दोनों फ्रेश और मेरीन दोनों में मिलती हैं। इनका स्ट्रक्चर ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे क्लोरेला जिसमें फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल है, क्लेमाइडोमोनास जिसमें फ्लैजिला है और मोटाइल है। मतलब पहले हमने क्या बात करी कि इनका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर वन सेल से बना है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला नहीं चल सकता, अभी तक हम ऊपर से काफ़ी बार इसको डिस्कस करते आ रहे हैं तो अब तक आपको यहाँ पर लर्न हो जाना चाहिए। क्लेमाइडोमोनास के पास फ्लैजिला है, ये मोटाइल है। फिलामेंटस में कौन कौन सी एल्गी आती हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लैडोफोरा। ये आपकी फिलामेंटस एल्गी है जो ऐसे धागों की फॉर्म में, फिलामेंट्स की फॉर्म में है। कॉलोनियल है तो ये सिंगल सेल बट ये एक कॉलोनी बना के रहते हैं एंड दिस इज नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म इज वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट आपकी आती है एक एडवांस्ड फॉर्म। एडवांस फॉर्म में आप इसको कुछ एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही देखने को आपको मिल जाता है एंड दिस टाइप ऑफ एल्गी इज नोन एज कारा। द डायग्राम्स आर देयर इन योर बुक्स ऑल्सो, you must open your NCERT whenever you are watching any of the lecture. मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ ये लेक्चर, बट इफ़ यू आर वॉचिंग एनी लेक्चर रिलेटेड टू योर टेक्स्ट यू शुड हैव योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड, ठीक है। अब हम करें जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद इसका क्या स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है? अंदर आपकी है सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से। इसके ऊपर फ्लैजिला है, ग्रीन एल्गी के ऊपर 2 to 8 और कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिकल। हमने क्या याद किया था? ये कौन है? वर्कर, ठीक है। इसको सजने संवरने का टाइम नहीं है, सारे के सारे फटाफट बहुत सारे अपने सिर पे लगाए और चल पड़ा। स्टोरेज कैसे करेगा? ये स्टोरेज करेगा स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में, ठीक है। और पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल ए तो सबके पास है, ये सबसे जो वर्कर पहले क्लास आ रही थी बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और इसका कलर है ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब ये जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट इसके पास कैसा है? यहाँ पर ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट की डाइवर्स रेंज है। क्लोरोप्लास्ट इसमें स्पाइरल या रिबन शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिबन शेप्ड या स्पाइरल, कप शेप्ड,
डिस्क शेप्ड, प्लेट शेप बिल्कुल फ्लैट, एंड रेटिक्यूलेट, ऐसे रेटिक्यूलेट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी में इनका बहुत वैरीड शेप है, ठीक है। और इनकी जो स्टोरेज है, जो ये स्टार्च और प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है पायरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट बन गया, इनके पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं पायरिनॉइड्स जो स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन, डेफिनेटली ऑल एल्गी आर फोटोसिंथेटिक। रिप्रोडक्शन सेम जैसे हमने करा है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल जूस्पोर से। जूस्पोर कौन से? जिनके ऊपर फ्लैजिला है। जूस्पोर्स के पास फ्लैजिला है, और ये जूस्पोर्स जिसके अंदर बनते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, उसके अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बन जाएंगे। इस बाहर मेन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह की है। आइसोगैमस भी हो सकते हैं इसके पास, एन आइसोगैमस भी हो सकते हैं, और ऊगैमस भी हो सकते हैं। ऊगैमस का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। एन आइसोगैमस यूडोरीना, एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूडोरीना। वेराज आइसोगैमस में मोटाइल, सेम जो हमने पहले पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास और क्लैडोफोरा में, और यूलोथ्रिक्स में, इन तीनों के पास कौन से हैं? मोटाइल। नॉन मोटाइल किसके पास हैं? स्पायरोगायरा में, ठीक है। स्पायरोगायरा जो फिलामेंटस वाला हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके पास अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ ग्रीन एल्गी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी फायोफिसिया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा। अगेन लर्न तो करने पड़ेंगे, एंड यू मस्ट लर्न दीज। एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। अब इसकी भी ट्रिक, यस डेफिनेटली आई हैव मेड वन ट्रिक फॉर यू। कैसे लर्न करेंगे? एक्टो एंड सरगासम ने लंबी कैल्प से डिक्टियोटा को फंसाकर फूंक दिया, जला दिया, फूंक दिया। एक्टो एंड सारगासम ने, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं एक्टो एंड सरगासम, उन्होंने लंबी कैल्प ली, जैसे कैल्प कुल्हाड़ी समझ लो, या ठीक है, और इन्होंने किसको फूका? डिक्टियोटा को। तो एक्टो एंड सरगासम ने लंबी कैल्प से डिक्टियोटा को फंसाकर फूका। एक्टो इज फॉर एक्टोकार्पस, सरगासम तो पूरा नाम आ ही गया। लंबी इज फॉर लैमिनेरिया, कैल्प का पूरा नाम एज इट इज आ गया, डिक्टियोटा का फुल नेम ऐसे ही आ गया। फंसा, फियोफाइसी, जो आपके ब्राउन एल्गी का ग्रुप है। कोशिश करते हैं जब हम ये ट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें जिसके बारे में बात हो रही कम से कम उसका नाम उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो फियोफाइसी एंड फ्यूका इज फ्यूकस, फूक दिया, फूका इज फ्यूकस। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इफ़ यू लाइक्ड द mnemonics that I have made and what about the lesson, because आपके comments are always a source of motivation for the next upcoming lectures, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। हैबिटेट डेफिनेटली वाटर, बट यहाँ पर कौन सा वाटर? मरीन वाटर। ब्राउन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, माइंड इट, ब्राउन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंटस ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और हाईली ब्रांच्ड भी, ठीक है। साइज
100 मीटर तक बड़ी कैल्प जो है वो ब्राउन एल्गी के अंडर आती है। 100 मीटर तक बड़ी कैल्प जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर आती है। नाउ अब इन एल्गी का हम एक ये थोड़ा सा, अब ये एल्गीज जो है थोड़ा प्लांट टाइप लुक्स देने शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली दे आर नॉट प्लांट्स, बट ये एक प्लांट टाइप लुक देने शुरू हो जाती हैं। तो हम इनकी बॉडी को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। एक होता है इनको जो ज़मीन से पकड़ कर रखता है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज दैट पार्ट ऑफ द एल्गी विच इज हेल्पिंग इट टू स्टे connected to the substratum. It is holding that substratum. होल्ड फास्ट से निकलती है एक लॉन्ग स्टॉक लाइक थिंग जिसको स्टाइप बोलते हैं, और उसके ऊपर एक थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। एंड दिस फ्रॉन्ड इज एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी। यहीं पर अगर हम आपकी बुक में डायग्राम्स ड्रॉ हैं, आप वहाँ से भी थोड़ा इसको ज़रूर देखेंगे ना। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए स्पेशली ड्रॉ किया है ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस में ये 3 पार्ट तो हैं ही हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप, और ये जो पत्ती जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये ऐसे करके ये इसका फ्रॉन्ड है। फ्रॉन्ड मीन्स ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है। अब इसके अंदर फ्यूकस के अंदर है एयर बबल्स, एयर ब्लैडर, फूके। किसी स्टेट में गुब्बारे को फूके भी बोलते हैं, बलून्स को फूके बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एयर ब्लैडर है, इससे इसका नाम फूके या फ्यूकस पड़ गया। ठीक है, 2 ये नाम ऐसे नहीं पड़ा, बट आपकी लर्न करने में फ्यूकस के पास फूके है एयर ब्लैडर के। ना अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेम सेल्यूलोज से है, और इसके अंदर जो केमिकल दूसरा प्रेजेंट है जो हाइड्रोकोलॉइड जिससे हम बना सकते हैं, दैट इज एल्जिन। जिलेटिनस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लैजिला 2 हैं इसके पास, लेटरल फ्लैजिला सॉरी ये जो डायग्राम में एपिकल बन गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये लेटरल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है, ये मंत्री है जिसने बेल्ट पहनी हुई है अपनी कमर पर। ये 2 लेटरल फ्लैजिला हैं इसके जो अनइक्वल हैं। पिगमेंट कौन से हैं इनके पास? ए तो सबके पास हो गया। बी किसके पास था? ग्रीन एल्गी के पास। बी के बाद, ग्रीन के बाद कौन सा आता है? ब्राउन। और बी के बाद क्या आता है? सी। तो सी क्लोरोफिल इसके पास है, और इसके पास फ्यूकोजैंथिन। फ्यूको यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ब्राउन एल्गी में फ्यूकस था, तो फ्यूकोजैंथिन इसके पास ब्राउन एल्गी में ये जो पिगमेंट है। ठीक है, इसका कलर कैसा है? इसका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक वैरी करता है। ठीक है, एग्जैक्टली दे आर नॉट ब्राउन, डार्क ब्राउन। जितना ज़्यादा इसमें फ्यूकोजैंथिन होगा, ये फ्यूकोजैंथिन एक्चुअली इसको ब्राउन कलर देता है, तो जितना ज़्यादा इसमें फ्यूकोजैंथिन होगा उतना ज़्यादा इसका ब्राउन कलर होगा। ठीक है, ये फ्यूकोजैंथिन लिखा है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। जितना ज़्यादा फ्यूकोजैंथिन है उतना ज़्यादा ब्राउन कलर है। और ये क्या कर रहा है? ये लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोरेज करता है। न्यूट्रिशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी एल्गी फोटोसिंथेटिक और ऑक्सीजनिक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन सेम फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, सेम जूस्पोर से हो सकता है, सेम आइसोगैमस सेक्सुअल, एनआइसोगैमस सेक्सुअल में, या सेक्सुअल में एक और ऊगैमस जो कि आपका फ्यूकस में हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट ब्राउन एल्गी। अब आते हैं हम लास्ट एल्गी में, दैट इज रेड एल्गी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रेड। ठीक है, रेड से, रोडो से आप रेड याद रख सकते हैं। क्लोरो से ग्रीन, रोडो से रेड, और फाइको ब्राउन का रह गया। एग्जाम्पल जिलीडियम, ग्लैसिलिसेरिया, पॉलीसाइफोनिया एंड पॉरफायरा। अब यस, इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक कैसे है? इसकी एक जैसे जादू का मंत्र पढ़ते ना, गिली गिली, तो इसमें गिलीग्रा बोलो,
रो, जैसे स्टार्ट करते हैं बोलो से ना, बोलो गिली 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 शू ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे रो गिलीग्रा पॉल्फोरा। ठीक है, गिलीग्रा पॉल्फोरा, गिलीग्रा पॉल्फोरा, रो गिलीग्रा पॉल्फोरा। गिली इज फॉर जिलीडियम, ग्रा इज फॉर ग्रासिलेरिया, पॉल इज फॉर पॉलीसाइफोनिया एंड पॉर्फोरा इज फॉर पॉरीफेरा, पॉर्फोरिया। ठीक है, हैबिटेट अगेन सिर्फ पानी में, और ये है आपके मेरीन। तो दो आपके मेरीन वाले हो गए, टोटली मेरीन, रेड एंड ब्राउन। ये डीप सी में मिलते हैं विद लेस लाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मेक्स द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक है, कि ये डीप सी विद लेस लाइट, और हैरानी की बात यह है कि ये सरफेस के पास वेल लाइटेड जगह पर भी मिलते हैं। स्ट्रक्चर सेम, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज या काराजिन, और काराजिन क्या है, वही हाइड्रोकोलाइड जो हमको डिहाइड्रेट करने से रोकता है, जो वाटर रिटेन कर सकता है लंबे समय तक। और रेड एल्गी में हमने पढ़ चुके हैं फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसका पिगमेंट कैसे होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है, इरेथ्रिन वर्ड आपको रेड कलर की याद कराना चाहिए, जहाँ भी आपको इरेथ्रिन वर्ड मिलेगा वो आपको रेड कलर याद करा देना चाहिए। स्टोरेज किस फॉर्म में है, स्टोरेज है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लाइकोजिन एंड अमाइलोपेक्टिन के ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। न्यूट्रिशन सेम, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से है, लेकिन इसमें जू स्पोर्स नहीं बनते, इसमें ये नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो इसमें फ्लैजिला वाला कुछ भी नहीं बनेगा। तो इनके जो स्पोर्स हैं वो भी एप्लानोस्पोर हैं, वो भी नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। सेक्सुअल ऊगैमस और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब इसकी जो फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट है वो बाद में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब हम आते हैं एल्गी की लाइफ साइकिल में। अब एल्गी की लाइफ साइकिल में आप ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी, अगर हम जब ये प्लांट किंगडम हम स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे आपको यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको दो लाइफ साइकिल के दो फेजेस देखने को मिलेंगे, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, अब जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग में गैमीट्स नज़र नहीं आते, दे आर वेरी इनकॉन्पिक्वस, बॉडी के अंदर से जाइगोट, और फिर हम स्पोरोफाइट, एक तरह से हमारा जो है डिप्लॉयड नेचर है। लेकिन प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स हैप्लॉयड हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स डिप्लॉयड हो सकते हैं। अब ये कैसे होता है कि गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हमारा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो इनसे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो भी हैप्लॉयड है। अब ये हैप्लॉयड गैमीट्स फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, और इस जाइगोट से मियोसिस होकर के फिर स्पोर्स बनते हैं, जो कि अगेन हैप्लॉयड बन जाते हैं, और उससे अगेन गैमेटोफाइट स्टेज बन जाती है। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमारी दो स्टेजेस आ गई, एक हमारी आ गई गैमेटोफाइट, और इधर हमारी जो आती है ये स्पोरोफाइट स्टेज है। ठीक है, इस तरफ की स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट आपकी हैप्लॉयड स्टेज है जो माइटोसिस से गैमीट बनाती है। स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉयड स्टेज है जो मियोसिस से स्पोर्स बनाती है। ठीक है, अब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज हमें लंबे समय तक देखने को मिल रही है। अब एल्गी में हम ये देख रहे हैं कि मेनली जो प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है वो अपने हैप्लॉयड स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी क्या हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल क्या हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, क्योंकि इसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत
रिड्यूस्ड हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि गैमेटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। अब इसको भी लर्न करने का ट्रिक बनाते हैं कुछ। गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हैप्लॉइड का ह और गैमेटोफाइट का ग, हागा। अब इसको आप किसी भी फ़नी फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑन ऑनलाइन तो आई विल नॉट यूज़ एनी वर्ड, आप इसको याद रख सकते हैं हागा से। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, दिस विल हेल्प यू। और इसको कैसे याद रखेंगे? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डेस्पो, तो डेस्पो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। हैप्लॉइड, हागा एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, तो इतना डेस्पो हो गया और कि वो हागा हो गया, इसने डेस्परेटली हागा कर दिया, तो हागा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डाइस्पो इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो क्या देखा हमने एल्गी की लाइफ साइकिल में? गैमेटोफाइट से गैमीट्स बन रहे हैं जो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट से मियोसिस होकर वापस स्पोर्स बन रहे हैं और वो डेवलप होकर गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो एल्गी की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आई होप you have understood this part very well and I hope you have liked the lecture. Please do like, share and subscribe अगर आपको पसंद आया है तो। और इस लेक्चर के बाद definitely you have to read your NCERT lecture, NCERT again lecture, ठीक है। NCERT reading is must, without NCERT आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कोई भी पूरी की पूरी NCERT कवर नहीं कर सकते हैं। बोलने में कहीं कुछ मिस हो जाए तो आप NCERT को ज़रूर रेफ़र करेंगे। वैसे कोशिश ये है कि आपकी NCERT लाइन बाय लाइन इस लेक्चर में कवर्ड अप है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक enjoy reading, happy learning and stay blessed.